तो दुनिया एक बड़े वैश्विक संकट के दौर से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री व्यापार पर खतरा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल घटाएं। अगर बहुत जरूरी ना हो तो विदेश यात्रा ना करें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो साल भर के लिए सोने की खरीदारी से बचें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विदेशी मुद्रा भंडार की बर्बादी रुकेगी, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी सीधे सीधे यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत मजबूत कदम होगा। लेकिन मोदी सरकार के बचत मंत्र पर विरोध का सियासी तंत्र एक्टिव हो गया। सरकार को कोसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस सरकार के बस में कुछ भी नहीं है। सवाल यह कि जब देश हित की बात हो रही है तो क्यों सियासी स्वार्थ पूरा करने की बिसात बिछाई जा रही है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल घटाएं। बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कार पूलिंग का विकल्प अपनाएं। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचें। साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी की ये वो अपील है जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। ईरान अमेरिका की जंग के बीच वैश्विक संकट के असर से भारत को बचाने के लिए पीएम मोदी ने बचत का मंत्र दिया तो विरोध का सियासी तंत्र भी एक्टिव हो गया। पेट्रोलियम पदार्थों एवं सोने का संयमित उपयोग ये देश की आर्थिक मजबूती एवं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कदम है। राहुल गांधी जी ये बात लगातार कह रहे थे कि आर्थिक सुनामी आएगी और वो आर्थिक सुनामी आ गई। मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। आर्थिक नीतियां पूरे तरीके से फेल है मोदी सरकार की। यही बात राहुल गांधी जी लगातार समझाते थे। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालातों के बीच बचत ही भारत की मजबूती का विकल्प है और इसका संकल्प मोहन सरकार ने भी लिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी सभी मंत्रियों से कहा है कि इस आह्वान को नीचे तक उतारें और इसको व्यवहारिकता के अंदर रोजमर्रा के हमारे जीवन के अंदर ला करके वो देश की चुनौती, यह एक वैश्विक चुनौती है, उसका हम लोग अच्छे से सामना कर सकें। सरकार की चिंता सिर्फ तेल और गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटा और आर्थिक दबाव से भी जुड़ी है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चा तेल महंगा होगा और साथ में सोने का आयात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पड़ सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पीएम ने देश से अपील की, लेकिन विपक्ष को देश हित वाले इस फैसले में भी सियासत सूझ रही है और मामले को चुनाव से जोड़ा जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे इन सवालों का जवाब। क्या पीएम मोदी की सलाह आने वाले आर्थिक संकट की चेतावनी है? क्या जंग के असर से बचने के लिए ये सरकार की नई रणनीति है? और पीएम की नसीहत पर चुनावी सियासत के सवाल उठाना कितना सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मशवरे या कहें कई सहयोग मांगे हैं देश की जनता से कि भाई अभी विदेश यात्रा ना करें, अभी विदेशों में पर्यटन मनाने ना जाएं, खाद्य तेल का थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर दें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कुछ कम करें, एक साल तक के लिए सोना अगर हो सके तो ना खरीदें। ऐसी कुछ और सलाह भी हैं, लेकिन इस पर विपक्ष को दरअसल आपत्ति है। और क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति है, इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहा है, एक बड़ा पैनल है हमारे साथ। आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस, निशांत बिसेन जी, प्रवक्ता बीजेपी, धनंजय प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, कीर्ति बड़जात्या जी, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में।
सवाल यही कि आखिर इन मशविरों पर सियासत क्यों शुरू हो गई है। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि अब देश नहीं चल रहा, 12 साल में देश इस स्थिति में आ गया कि अब ऐसी सलाह देनी पड़ रही है या ऐसा सहयोग मांगना पड़ रहा है। आनंद जाट जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सप्ताह में एक दिन उपवास रखने, आम जनता से एक दिन उपवास रखने का आग्रह किया था। धान संकट था या कहें कि अन्न का संकट था। अमेरिका ने अन्न रोक लिया था, वो भी गलत था क्या? आनंद जाट जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रवचन देने के बाद उसी अगले दिन जो है वो सोमनाथ में रोड शो नहीं किया था। ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पीछे मोदी जी को छिपाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि सोमनाथ में आज ही उन्होंने रोड शो किया है जो बहुत जरूरी था। देश के बहुत सारे मुद्दों को हल करने की दिशा में बहुत मेहनत की गई आज उस रोड शो में, क्योंकि कल ही उन्होंने पेट्रोल डीजल को जो है वो बचत के दायरे में लाया था। कल शुभेंदु अधिकारी की बंगाल में शपथ ग्रहण हुआ। उस शपथ ग्रहण में 50 से ज्यादा चार्टर प्लेन गए थे। वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहावत मोदी जी पर बहुत अच्छी लागू होती है। 50 चार्टर प्लेन और कई सारी गाड़ियां, कई सारे काफिले। अभी चुनाव में जो है प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने हुए थे, तब कहाँ था उनका ये ज्ञान? और प्रधानमंत्री जी को का जो कल का भाषण है वो दिखाता है कि देश जो है वो देश की अर्थव्यवस्था रसातल में है। उसको छुपाने से ये काम नहीं चलेगा कि सारा त्याग। ठीक है, नहीं ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन में भी स्वाभाविक है एटीएफ इस्तेमाल हो रहा है। उन काफिलों में भी सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, उनमें भी पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हो रहा है। पहले खुद पर लगाम लगानी हुई। लेकिन आनंद जी, ये बताइए, जो तेल संकट है वो क्या मोदी सरकार का पैदा किया हुआ है? क्या फर्टिलाइजर अगर कतर से आ रहा है तो वहां पर अगर दिक्कत है तो उसमें क्या मोदी सरकार की नाकामी है? हाँ बिल्कुल है। कैसे बताइए जरा, समझाइएगा। 70% तेल आयात हम करते हैं सर, 70% तेल का आयात हम करते हैं बाहर से हमारे पास। हाँ, तो ये आपको पता था जी, आपको पता था। और जिस दिन इराक और ईरान और अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई थी, उस दिन आप इस बात को कह सकते थे। और पिछले 10 सालों में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुई तो आम जनता को लाभ दिया क्या है? और आज आप ये 100 रुपए लीटर का पेट्रोल के साथ 25 रुपए लीटर का एथेनॉल जो है वो मिलाकर बेच रहे हो, और उसका भी जनता को राहत नहीं मिल रही है। उसका लाभ कौन ले रहे हैं? मंत्रियों के बेटे ले रहे हैं और तेल कंपनियां ले रही हैं। ये देश की हालात है। और इन हालातों में अगर आप उपदेश दे रहे हैं तो आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा? प्रशांत जी, कल शपथ ग्रहण अगर होता है तो उसमें जो है एक सादे कमरे में मंत्रियों और मुख्यमंत्री की शपथ हो जानी चाहिए। ये आप उदाहरण पेश करने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं तैयार। बड़ी बात, ठीक है। ये सवाल मैं देसेन जी के पास लेके जाऊंगा। निशांत देसेन जी, पहले खुद भी तो आत्मसात करना होगा। पहले मैं खुद आत्मसात करूं फिर किसी को मशविरा दूं। देखिए, सबसे पहले तो हम आज के विषय की शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान यूएस के बीच ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, तो ये एक वैश्विक संकट में तब्दील हो चुका है। और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, तो हमें संयम की दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये सामूहिक देशभक्ति है, हर नागरिक का ये दायित्व है जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल का विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अनावश्यक सोना न खरीदें। हम गैर जरूरी विदेश यात्राएं न करें। ये सब इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा जो निर्भरता है वो विदेश पर है, जो आयात को लेकर 85 से 90% तक है। हमारे देश में न ही तेल के कुओं के भंडार है, न ही अभी जो मशवरे आए हैं वो अपने कैबिनेट पर भी, अपने मंत्रियों के लिए भी, अपने अफसरों के लिए भी लागू होने चाहिए कि भाई इन सभी चीजों का वो फॉलो करें, इस्तेमाल करें। पेट्रोल डीजल वहां से भी बचेगा, एक मैसेज भी जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व और उनका आचरण ऐसा है, जब भी वो कोई बात करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई मिसाल देते हैं, तो उसके पीछे पूरा देश चलता है। ये हमने प्रशांत जी देखा भी है। जब कोविड का दौर था तो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम बहुत संयम के साथ, बहुत एक शानदार रणनीति के साथ हम उतने बुरे दौर से भी गुजर चुके हैं। तो अभी महज ये एक शील्ड है। अगर स्थितियां अनुकूल रही, अगर कीमतें स्थिर रही वैश्विक, तो ना
ही पेट्रोल डीजल पर भार आएगा, ना ही दूसरी चीजों पर भार आएगा। फॉरेक्स हमारी एक बड़ी एसेट है, हमारा कर्तव्य है उसे बचाना। तो ये हमारी अभी मौजूदा जिम्मेदारी है कि भाई ये जो अस्थायी ग्लोबल शॉक है, जो ये प्रशांत जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कृपया कहें। अपनी बात पूरी करिए, फिर जवाब देंगे आनंद जी आपका। जी देखिए, भारत जो है वो चाहे तेल हो, सोना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, खाद्य तेल हो, उर्वरक हो, इन सब के लिए आयात पर निर्भर है। अगर हमारा फॉरेक्स, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हुआ तो हमारा रुपया गिरेगा, इससे महंगाई पर आंच आएगी। तो इन्हीं सब बातों को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक दूरगामी निर्णय लिया है। वो नहीं चाहते कि आने वाले समय में हमारे देश के आम नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। शब्दों में फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा, प्लीज। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि सोना जो है बहुत जरूरी होने पर खरीदें। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो तो सोना ना खरीदें। ये देश की नाकामी का एक सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा है, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा है आयात में बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, अगर जरूरत हो, अगर वाकई जरूरत है तो खरीदें। ये नहीं कहा कि आप खरीदें ना, प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए ये नहीं कहा उन्होंने कि खरीदें ना। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, प्लीज लौट रहा हूं। मिसकोट ना करें, मेरा आग्रह मिसकोट ना करें। कीर्ति बड़जात्या जी, क्या वाकई में जो वैश्विक हालात बने हुए, हम किसी आर्थिक संकट में हैं क्या? कीर्ति बड़जात्या जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो भारत की वर्तमान स्थिति है, कहीं ना कहीं सभी को ये मानना होगा कि आसपास के जो देश हैं या एशिया के जो देश हैं, उन सब में सबसे अच्छी कंडीशन पर भारत इस वक्त खड़ा है। क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी या ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है कि जो भारत की जनता के दैनिक जीवन को डायरेक्ट इफेक्ट करे। अब रही बात सोने की, तो 880 मैट्रिक टन सोने का भंडार भारत के पास है। तो भारत, अगर मोदी जी ने अगर ये बात कुछ बोली है तो उनके पीछे उनका एक अवश्य दृष्टिकोण रहा होगा। ये बात अवश्य है कि भारत अपनी जो खपत है उसका तकरीबन 80% सोने के आयात से ही भारत की डिमांड पूरी होती है। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आप सोने को रिसाइकल मत कीजिए। आज की तारीख में भी हम दैनिक जीवन में अगर देखें तो हर ग्राहक पुराना सोना लाके उसमें थोड़ा एड ऑन करके ही उस चीज को आगे चलाता है। तो ये अब एक बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने डायरेक्ट पाबंदी नहीं लगाई है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक सलाह दी है। और अगर इन सारी सलाहों को अगर आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो ये सारी सलाह कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए, आपके शहर के लिए और आपके राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं हितकारी है। मैं ऐसा मानता हूं। मेरा खुद का सराफे का व्यवसाय है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन सभी चीजों का बहुत एक अच्छा इफेक्ट आने वाले समय में पड़ सकता है। रही सरकार की मंशा, तो वो आने वाले कुछ दिनों में सरकार अगर इस चीज पे खुद को भी ढालती है और अपने कार्यकलाप, क्रियाकलाप उस तरीके से करती है तो भारत की जनता, मैं समझता हूं, समर्थन करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। एक आकलन कहता है कि जितना सोना सरकार के पास रिजर्व में है, उससे कहीं ज्यादा सोना भारतीय घरों में मौजूद है, गहनों के रूप में, सिक्कों के रूप में। और जो आंकड़े बताते हैं, करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल सोना आयात किया है भारत सरकार ने। धनंजय प्रताप सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा, एक और अपील का जिक्र करूंगा। जब परमाणु परीक्षण वाजपेयी सरकार ने किया था, तब एनआरआई से, जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं, उनसे सपोर्ट मांगा था। बहुत बड़ा एक फॉरेन रिजर्व हमारे पास आया था और उस ड्यूरेशन में भी अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। तो ऐसी अपीलों पर वाकई क्या सवाल उठाने चाहिए जनता से या अपने भारतीयों से? आप कोई सपोर्ट मांगते हैं तो? देखिए प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि वे जरूरत पड़ने पर ही आप सोना खरीदें। ऐसा नहीं बोला है कि आप सोना नहीं खरीदें। ये भी नहीं है कि भारत सरकार ने कोई कानून बना दिया होगा कि सोने खरीदी में पाबंदी लगाई जाती है। ये एक आर्थिक अनुशासन की बात है जी। और जिस वैश्विक संकट से देश गुजर रहा है, हमने 1.5-2 महीने उसके निकाल लिए। कहीं डीजल का संकट नहीं आया, पेट्रोल का संकट नहीं आया, एलपीजी का संकट नहीं आया। संकट एक आया है, वो आया है विदेशी मुद्रा भंडार पर जी। आईएमएफ की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा व्यापारिक घाटा जो है वो 84.5 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो जीडीपी का 2% है। सरकार चाहती है कि विदेशी भंडार बचा रहे।
भाई सोने का आयात हो या डीजल पेट्रोल का आयात हो, पेमेंट हमको डॉलर में करना पड़ता है, और जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो प्रधानमंत्री ने इस नाते अगर कोई अपील की है तो मुझे लगता है कि जो देशभक्त नागरिक होंगे वो उसका पालन करेंगे। आप ये देख लीजिए कि जिस ईरान के खिलाफ में अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, ईरान का एक एक नागरिक अपने देश के साथ है, उसकी क्षमता नहीं होने के बावजूद भी वो लड़ने को तैयार है, ये उनकी देशभक्ति है। तो अगर आज आर्थिक देशभक्ति दिखाने की जरूरत देश में है तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, और जब देश हित का मुद्दा आता है तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये आम राय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ईरानी रियाल की जो वैल्यूएशन है वो भी धरातल में जा पहुंची है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप कैसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं लोगों से, स्वाभाविक है कि क्या इस जो वैश्विक संकट है इससे बचने का ये तरीका है, कोशिश है? भारत दुनिया का तीसरा वो देश है जो सर्वाधिक एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पहली चीज, सोना भी करता है। तीसरा पेट्रोलियम और सोना दूसरे नंबर पर। जी, मैं बोल तो जा रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हैं मुझसे? सॉरी, माफी आप ही चाहूंगा बता सॉरी। ऐसे हालात में हमारे देश का जो पैसा है वो उन देशों के हाथों में भी जा रहा है जिन देशों के साथ कई बार हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में जब 4 रुपए जाते थे, आज उसी चीज के अगर 5 रुपए जाने लगे तो मुद्रा स्फीति पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज तो यह है, तो मेरा यह मानना है कि अगर प्रधानमंत्री की अपील है कि देश की मुद्रास्फीति को मजबूत करना है तो यह सब करने की अपील बनती है। लेकिन मैं फिर एक चीज कहूंगा, सोना भी मिडिल क्लास ही ज्यादा खरीदता है, मिडिल क्लास की पॉपुलेशन भी बहुत है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि कई बार हम जो अपील करते हैं उसमें एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए जिसको तुरंत फॉलो किया जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर भारत में इतिहास में या तो शास्त्री जी और नरेंद्र मोदी का भी कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व है कि लोगों ने जब जब संकट भारत पर आया उनके द्वारा जो भी अपील की गई उसको, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति रहा हो, उसने अपनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज को एक मौका जरूर मिला है कि आप सरकार में रहते हो, कोई मिशन लाते इसके लिए, जैसे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकट था, मिशन लाए, आप स्वच्छता एक संकट था उसके लिए मिशन लाए, या तो आप कुछ मिशन के साथ लॉन्च करते। ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक मौका अपोजिशन पार्टीज को दे दिया है। आपसे मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा, आपसे स्वयं से, कि जो अभी कंट्रोवर्सी यहां आ रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, अगर वो वाइट अगर आप चला देंगे तो ये सब चीज क्लियर हो जाएगी दर्शकों के सामने भी और हम पैनलिस्ट के सामने भी, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी जिस चीज को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो भी उनका भी स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर वो जनता से अपील करते हैं और उससे स्पष्ट दिख रहा है कि संकट है, देश का पैसा बाहर जा रहा है, ऐसे में उसको बचाना सबका धर्म है। ये देश के लिए है, ये बीजेपी के लिए नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, ये देश के लिए है। तो उसमें किंतु परंतु वो कर रहे या नहीं कर रहे ये उनके ऊपर है, पर सुझाव अच्छा है। बिल्कुल, सुझाव अच्छा, और अपील अगर करते हैं मोदी तो सामान्य तौर पर देखा गया फॉलो भी करते हैं। आनंद जाट जी, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जो आंकड़े कहते हैं सोने का सालाना 6.5 लाख करोड़ का आयात, विदेश यात्रा पर 3 लाख करोड़ भारतीयों ने खर्च किए, फर्टिलाइजर पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का आयात हुआ, वो भी कतर से आता है, कच्चा तेल 10 लाख करोड़ से ज्यादा। आप एक कांग्रेसी ना होने के नाते थोड़ा सा उस नजरिए से देखिए, अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है तो हम इसमें ये तरीके क्यों नहीं अपना सकते हैं? हाँ, आपकी वो बात ठीक है कि पहले मैं अपने ऊपर लागू करूं। आनंद जी। प्रशांत जी, ना तो आपके और आपके पैनल के कहने से मुझ पर कोई सर्टिफिकेट लगता है कि मैं देशभक्त हूं या नहीं हूं, या भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। कांग्रेसी होना भी नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा है सर, प्लीज। हाँ, ये सब लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर सवाल पूछना गलत है तो मैं गलत ही सही। इस बात को ध्यान रखा जाए, क्योंकि भारत में तेल के कुएं नहीं है,
भारत में सोने की खदानें भी नहीं, लेकिन तिलहन उत्पादन में तो आप आत्मनिर्भर हो सकते थे 12 सालों में। आप खाने के तेल के लिए क्यों कह रहे हैं? ये असफलता नहीं है। इस असफलता पर आप मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे? कोई भी आदमी राजनीति के पीछे खड़ा होकर मुझसे सवाल पूछेगा, क्या तरीका है ये? बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर प्रधानमंत्री इस बात की अपील कर रहे हैं तो मैं समझता हूं 17-18 तारीख को जो उनका यूरोप का दौरा है, उस दौरे के बारे में क्या ख्याल है? विदेश यात्राएं नहीं करनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम क्यों है? प्रधानमंत्री की घड़ी के बारे में बोलूं, उनकी कार के बारे में जवाब दे दीजिएगा निशांत जी, जवाब दे दीजिएगा। और ये भी कह रहे हैं आनंद जाट जी की जो अपील कांग्रेसियों ने की या कभी कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे वो सब गलत थे। ये नहीं कहा मैंने। आप देखिए, कांग्रेस की सलाह पर प्रधानमंत्री जी काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी उसका मतलब विश्व के लिए एक उदाहरण है। देश में मैं अब सुन लीजिए, निशांत पेशन को सुन लीजिए प्लीज। मैं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। प्रशांत जी प्लीज बोलिए। प्रशांत जी मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सलाह पर प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी कार्यशैली है, जिसके आधार पर पूरी दुनिया उनके कदमों के पीछे चलती है। अब अगर हम बात करें इस निर्णय की, तो 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार यह अपील की है कि अब हमें आने वाले वक्त में संयम के साथ आगे बढ़ना है। ये वॉलंटियरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबका सामूहिक। कृपया बीच में मत बोलिए, बीच में। कांग्रेस के साथी से मेरा निवेदन है कि वो बीच में ना बोले। जल्दी सर, जल्दी कंप्लीट करें निशांत। ये मत करिए आप यहां। ये वॉलंटरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फेलियर नहीं है, ये प्रोटेक्टिव लीडरशिप है। मोदी जी ने 12 साल में एनर्जी आयात कम किया है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो चाहे ईवी हो, इन सभी को पुश किया है। आप क्या प्रधानमंत्री जी के काम की बात करेंगे? आप विपक्ष में बैठे लोग, आप विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। ये देश संयम के साथ आगे बढ़ना चाहता है। कोविड जैसे वक्त से निकल गए, ये तो बहुत ही अस्थायी शौक है, हम इससे भी जल्द निकल जाएंगे। बस थोड़े संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। चलिए ठीक है, जल्दी 20 सेकंड। आनंद जाट जी जवाब देना चाह रहे थे आप, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि कल उपदेश दिया और आज सोमनाथ में तेल जो है जबरदस्ती जलाया। फिजूल खर्ची कौन कर रहा है? ये उपदेश देकर खुद को उदाहरण के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, कल असम का शपथ ग्रहण होगा तो उसमें भी चार्टर प्लेन नहीं होने चाहिए, वहां बाहर के मेहमान नहीं जाने चाहिए। किसी भी तरह से वहां पर जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्री जो शपथ लेंगे उनकी आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात आगे ले जाता हूं। धनंजय प्रताप जी, प्रशांत जी इनका सत्ता में नहीं आने का दर्द यहां भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दर्द नहीं है। ठीक है धनंजय प्रताप जी, ये बात तो ठीक है कि भाई एक उदाहरण तो पेश करना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात कही हो तो उसके लिए कोई उन्होंने आगे का प्लान भी बनाया होगा। और प्लान बनाया होगा तो देखिए, प्रधानमंत्री के संदेश के बाद आज मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को बोल दिया कि भाई दौरे कम करें, अनावश्यक डीजल पेट्रोल का दुरुपयोग ना करें, वाहनों के उपयोग में मितव्ययता बरती जाए। और उसके अलावा सरकारी अधिकारियों और बाकी लोगों के लिए भी एक मितव्ययता प्लान सरकार ने जारी किया है कि भाई अनावश्यक गाड़ियां ना चलें, पूलिंग करके ऑफिस आए, 10 गाड़ियां ना चलाएं। तो ये तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आखिरी सवाल कीर्ति बढ़ जाते हैं जी, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। ऐसी योजनाओं को थोड़ा और रफ्तार से भी लागू किया जा सकता था, आगे बढ़ाया जा सकता था। सोलर एनर्जी कंज्यूम करने के मामले में भी, और आज देश की जो 150 करोड़ जनता है, मोदी जी उसको अपना परिवार ही मानते हैं, तो मांगा परिवार से ही जाता है। और पहली बार ऐसा देश के प्रधानमंत्री ने काफी समय बाद मांगा है, तो मैं समझता हूं कि इसको सहयोग के रूप में ही देखना चाहिए। माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा सत्यप्रकाश जी, माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाया मैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है और एक लिहाज से ये जो राज्य सरकारें हैं बीजेपी से जुड़ी हुई, वहां तक भी मैसेज पहुंच गया और मध्य प्रदेश में इसका इंपैक्ट नजर भी आने लगा है। अब सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।